हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ दैट मीन्स की सॉइल, जो कि कंपोजिशन होता है। अर्थ की जो तीन लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और फ्लोर। क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी भाग है उसी को हम मिट्टी बोलते हैं। और इसमें भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लाइक ए बी सी ई लेयर्स। उत्तर प्रदेश की अगर हम मिट्टियों की बात करें तो जनरली इनको प्रोफेसर बाडिया, कृष्णन और मुखर्जी, जो तीन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डिफरेंट टाइप का विश्लेषण किया और उनको जनरली दो भागों में इन्होंने बांटा है। बांटा ये कि एक तो है गंगा की विशाल मैदान की न्यूतन और उपनूतन मिट्टियां, यानी कि नूतन गंगा की विशाल का जो मैदान है वो नूतन और उपनूतन एज में बना था। और दूसरा दक्षिण पठार का प्राचीन रवेदार या और विंध्याचल शैलीय या फिर बुंदेलखंड मिट्टियां। देखो बात यह है कि जब आप उत्तर प्रदेश को मैप अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करते हैं, लाइक ये वाला थोड़ा सा एरिया हम देख लेते हैं, तो जब आप देखिए यहाँ से ये गंगा निकल रही है और ये एक एरिया ये है, ये यमुना वाला पार्ट है, लाइक ठीक है। तो गंगा यमुना दो नदियां हैं। एक तो इनके आसपास के रीजन की बात होती है, जैसे कि ये भी नदियां निकल रही हैं, ठीक है। तो जो नदियों के किनारे के आसपास की मिट्टी है, तो इनको कह रहे हैं कि ये नूतन और अभिनूतन युग में बनी हुई मिट्टियां हैं। इनका जो कंपोजिशन है वो अलग प्रकार का होगा। लेकिन ये वाला जो दक्षिणी इलाका देख रहे हैं आप, ये सर्कल जरा देखिए। ये देखो, ये बुंदेलखंड का पठार एरिया है। और यहाँ पर ये जो सोनभद्र और जो मिर्जापुर है और चित्रकूट का एरिया है कुछ, ठीक है ना, मेजा और जो करसाना तहसील है। यहाँ की मिट्टी, चूंकि ये पठारी एरिया, इसी वजह से यहाँ की मिट्टी का जो कंपोजिशन होगा वो अलग प्रकार का होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनरली मिट्टी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, गंगा यमुना के क्षेत्र की मिट्टी और दूसरा ये वाला बुंदेलखंड के रीजन का, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो तो गंगा के जो विशाल मैदान है, इनकी जो मिट्टियों का निर्माण है, ये सबसे प्राचीनतम है। इसी वजह से इनको जलोढ़ या कंप मिट्टी क्षेत्रों को हम बांगर कहते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि हम पहले खादर और जो बांगर है वो पहला एरिया जरा समझ लेते हैं, वो है क्या जरा देखते हैं। इसी में चार एरियाज को हम देखते हैं। ये मान लेते हैं, ये आपको दिख रहा है शिवालिक की रेंजेस है, ये शिवालिक के पर्वत है, ठीक है। जब शिवालिक पर्वत से नदी उतरती है, तो आप ये बताओ, ये जो पर्वत का नीचे का एरिया आप देख रहे हो, पर्वत दिख रहा है, तो इसे पत्थर, अब नदी बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आती है तो पत्थर तोड़ के लाती है। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्टोन्स जमा हो कर दिए हैं। तो अब जो नदी क्या होगी, ये बहुत बड़े एरियाज पर यहाँ पे स्टोन्स रखे हुए होते हैं, ठीक है ना, फैले हुए हैं, पत्थरों का विस्तार है। तो जब नदी इसी एरिया से गुजरती है तो इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, ये भाबर का क्षेत्र है, ठीक है। इसमें होता ये है कि नदी ऊपर ऊपर आपको पत्थर दिखेंगे, इनके बीच में थोड़ा पानी दिखेगा। एग्जैक्ट आपको नदी नहीं दिखेगी, पानी तो दिखेगा लेकिन पत्थर ऊपर से ज्यादा दिखेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि भाबर के क्षेत्र में जो नदी होती है वो क्या हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है। इसके बाद अब नदी इस एरिया को क्रॉस करके जैसे ही आगे बढ़ी, यानी कि मिट्टी में आई, तो मिट्टी में आई तो यहाँ पर बहुत दलदली एरिया हो जाता है, जहां पर यानी क्या कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो घास फूस होती है, इवन पेड़ पौधे होते हैं, उनका यहाँ पे जन्म होता है। इस वजह से इस एरिया को क्या कहते हैं, तराई। अब जनरली तराई का मतलब भी आप जानते हैं, जहाँ पे नमी होती है, जैसे घर का या मकान का कंस्ट्रक्शन होता है तो लोग बोलते हैं इसमें तराई कर दो, दैट मीन्स नमी से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे बहुत सारे हमारे पास क्या रहेंगे, यहाँ यहीं पर हमारे बहुत ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह यहीं पर रहेंगे, अभी हम और देखेंगे। इसके बाद अब जब ये नदी आगे बढ़ी है, जब एक्चुअल में ये मैदान में आ गई है, तो आप ये देखो नदी का ये वाला एरिया देखो, ये वाला इसकी नदी के किनारे का नदी जब आ रही होगी तो छोटी छोटी जो बालू के कण है या फिर जो छोटी छोटी मिट्टी है वो इस एरिया में जाके अपना फैला रही होगी, इस वाले एरिया में जो डार्क दिख रहा है। तो इस वाले एरिया को, जो नदी के पास वाला एरिया है, जहाँ उसकी रास्ते के फ्लो के पास का एरिया, उसको हम कहते हैं खादर एरिया। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो खादर वाली मिट्टी है इस साइड खिसकती चली जाती है, तो ये मिट्टी हो जाती है पुरानी, इसको हम बोलते हैं बांगर एरिया। तो जनरली दो प्रकार की मिट्टियां कह सकते हैं, एक खादर और बांगर। दोनों ही मिट्टियां किसके द्वारा उपज होती हैं, नदियों के द्वारा होती हैं। खादर ज्यादा उपजाऊ होती है और बांगर थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है खादर की कंपैरिजन में, राइट। ये चीज समझ में आई। अब अगर इंडिया की हम बात करें तो आप ये देखो, ये भाबर का बेल्ट है, भाबर का मतलब है ये पत्थरों वाला इलाका, ठीक है ना। और जो तराई का रीजन है, तराई का रीजन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो वनस्पति है वो बहुत ज्यादा है। अगर इसी चीज को हम उत्तर प्रदेश के मैप में देखें तो वो हमें कैसा दिखेगा, जरा ये भी जरा देख लेते हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा नदियां हैं, देखो ये घाघरा, देखो यहाँ पर ये शिवालिक की पर्वत है, अगर ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी नदियां गुजर रही हैं, ये देखो गंगा निकल रही है, ये राम गंगा है। यहाँ पर आप ये देखो गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, राप्ती, तो ये देखो ये सारी नदियां हैं ना। तो यहाँ पर पहले वो कौन सा एरिया बना देंगी, इस एरिया में वो बना देंगे, पहले तो भाबर का एरिया बनेगा और फिर यहीं पर बहुत सारे एरिया, इसी एरिया को
क्या बन जाएगा हमारा, तो यही एरिया हमारा तराई का इलाका है। और यही बड़ा कारण है कि देखो लखीमपुर खीरी में जो अ, दुधवा टाइगर, जो दुधवा हमारा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व वो भी कहाँ पर? इसी एरिया में है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो महाराजगंज में हम देखेंगे सोहाईगंज का एरिया जो है, तो आप ये देखेंगे जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर टाइगर रिजर्व है वो इसी तराई के रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं पर जीव जंतुओं का उद्भव अधिक होगा। अब वापस से बात करते हैं मिट्टियों की। तो हमने दो प्रकार की मिट्टियां पढ़ी हैं। सॉरी। नवीनतम जड़ोल, तो देखो जो ऊपर का इलाका है, ऊपरी इलाके पे जब ये जो नदियां नदियां अपनी मिट्टी लेकर ये आती हैं जब यहाँ पर, तो इसी एरिया में सबसे ऊपर के एरिया में इसी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। माउंटेनियस रीजन में जलोढ़ मिट्टी को ही हम कांप बोलते हैं। कांप का मतलब सीधी सी बात है कि जलोढ़ मिट्टी तो है लेकिन वो भी मैदानी इलाकों में ना होके पहाड़ी इलाकों में है, ठीक है। मिट्टी क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बांगर। ये वाला जो एरिया है ये बांगर का जो एरिया ये है आपका कांप, ठीक है। इसके अलावा नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, राइट। तो ये बताओ कांप मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी को कहेंगे? बांगर। तो बांगर कांप। इसके अलावा आप ये मैंने टेबल बना दी है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। तो खादर मिट्टी बस इतना याद रखो, जो खादर है ना वो उसमें पोटाश ज्यादा होता है और बांगर में जो होता है फॉस्फोरस ज्यादा होती है। अब ये खादर में अगर पोटाश है तो उसका मतलब क्या है? जो पोटाश होता है, अगर आप फसलों की बात करेंगे तो फसल के लिए कीटनाशक का काम करता है पोटाश। जैसे ह्यूमंस में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम करता है WBC, उसी तरीके से खादर मिट्टी, सॉरी, जो पोटास होता है वो कीटनाशक का काम करता है। यानी कि अगर किसी मिट्टी में पोटास है तो कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता इसमें ज्यादा होगी, राइट। जबकि बांगर में पोटास की कमी होती है, इसी वजह से हम इसको पोटास एड ऑन करते हैं बाद में। अब फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस इसका मुख्य तत्व ये है कि जो फसल का जो फल होता है ना, फसल का फल जो होता है, तो फसल का फल इस वजह से बेटर होगा, इस पे अच्छा फल आएगा। जैसे कि जो भी कौस वाली फसलें होती हैं जिनमें भी फली लगती है, जैसे कि मटर की फली होती है, जैसे कि चना होता है, इन सारी प्रकार की फसलों के लिए, फली वाली फसलों के लिए फास्फोरस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इवन सरसों के लिए भी फास्फोरस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप ये देखोगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया आपके सामने, जैसे कि मटर का नाम ले लिया मैंने, लाइक मटर। तो अब मुझे ये बताओ कि मटर यहाँ पर किस वाले एरिया में होगा? क्या खादर एरिया में होगा? क्या ये खादर के एरिया में होगा या फिर बांगर के एरिया में? मुझे ही आप बताओ। अब सीधी सी बात, अब वैसे भी आप दिमाग से ये लगा लो कि खादर मिट्टी में तो तराई का एरिया है और तराई के एरिया में मटर कैसे हो जाएगी? ये तो दलहनी फसल है, दलहनी फसल के लिए शुष्क मौसम चाहिए होता है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। तो ये बांगर की मिट्टी में मटर होगा। मटर किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बांगर। तो बांगर की मिट्टी में अगर मटर हो रहा है तो सीधी सी बात ये कि मटर के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट तत्व है फॉस्फोरस, वो बांगर की मिट्टी में होता है। यहाँ से ये एक्सप्लेनेशन हमारा क्लियर होता है, राइट। आगे देखते हैं हम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को हम उपरहार मिट्टी भी कहते हैं। पूर्वी भाग का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश का ये वाला जो इलाका होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो पूर्वी हिस्से में जो बांगर मिट्टी है, इसको, ये वाला जो एरिया है बांगर मिट्टी, इसको हम क्या कहते हैं? उपरहार। उपरहार, ठीक है। अब इसको उपरहार मिट्टी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप ये खादर की अपेक्षा इसको आप देखो तो ये ऊपर का एरियाज में, मान लो कोई व्यक्ति अगर नदी के किनारे रह रहा है तो वो अगर देखेगा तो इसको ऊपरहार बोलता है बांगर, क्योंकि बांगर बाद में है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है, ये भी ठीक है। खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। अब देखो रंग तो इसका हल्का यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है। खादर मिट्टी का रंग कैसा है? थोड़ा डार्क है, जबकि यहाँ पर ये कैसा है? हल्का और थोड़ी छिद्रयुक्त। छिद्रयुक्त मतलब है जो थोड़े छोटे से होल्स होते हैं जिस वजह से ये मॉइस्चर यानी कि नमी को अपने पास सोख के रखता है, और इसके बहुत ज्यादा महीन कण होते हैं। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्तिशाली होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा अब हमें उत्तर प्रदेश की मिट्टियों में ये बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं है। हम यहाँ से पहले देख रहे हैं कि लाल एवं जो काली मिश्रित मिट्टी है राज्य के झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछाना और मेजा तहसील में पाई जाती है। अब थोड़ा सा बैक आते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, जो हमारा जो मैप है ये वाला। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इस एरिया की मिट्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पूरब के अंदर हमने अभी डिस्कस किया कि ऊपरहार मिट्टी यानी कि एक तरीके का बांगर मिट्टी है, ठीक है। तो ये वाली एरियाज की तो जनरली जो मिट्टियां होंगी वो हम कैटेगराइज करते हैं खादर और बांगर में।
अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये बुंदेलखंड का जो ये वाला एरिया है, जैसे कि बुंदेलखंड के ये जैसे कि जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है, ये वाला एरिया तो बुंदेलखंड का हो गया। पर लगे हाथ अब यहाँ पर चित्रकूट की, देखो मैं आपको लोकेशन दे रहा हूँ, चित्रकूट का ये जो एरिया है, यही है करछाना और मेजा तहसील। ठीक है, तो इसके नाम बहुत बार बार सुनोगे। इसके अलावा थोड़ा सा, तो चित्रकूट का नहीं, थोड़ा प्रयागराज का ये वाला एरिया, ये देख रहा है ना, थोड़ा सा निकला हुआ एरिया है, यही है करछाना और मेजा तहसील। इसके अलावा मिर्जापुर का कुछ एरिया, सोनभद्र में कभी एरिया, तो ये देखो उठा हुआ हिस्सा है, दैट मीन्स इसकी ऊंचाई ज्यादा है, लगभग 6000 फीट की ऊंचाई तक यहाँ पर, यहाँ की पहाड़ियां हैं। और बुंदेलखंड का पठार है, तो दोनों एरिया उठे हुए हैं। इस वजह से होता है यहाँ पर ये कि यहाँ पर अलग प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलेंगी। तो किस किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी हमें? काली मिट्टी भी देखने को मिलती है और हमें लाल मिट्टी भी इस एरियाज में देखने को मिलती है। तो काली और लाल मिट्टी कहाँ पे देखने को मिलेगी? जैसे लाल मिट्टी का सबसे बड़ा एरिया आपको ललितपुर दिखेगा, ला से लाल और ला से ललितपुर, ठीक है। काली मिट्टी झांसी के रीजन में भी दिखेगी, कुछ एरिया महुआस में भी दिखेगी, जालौन के कुछ एरियाज में भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो काली और लाल मिट्टी जनरली उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड पठारी एरिया है ये, इसके अलावा प्रयागराज की करछाना और मेजा तहसील, और ये मिर्जापुर और सोनभद्र का इलाका है, ये वाला एरिया। आगे बात करते हैं हम इनकी मिट्टियों की। यही बात कहा जा रहा है कि लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य के झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछाना और मेजा तहसील में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा अब हमें ये देखो, ये चलिए छोड़िए, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम टेबल के थ्रू। देखिए खादर मिट्टी का प्रकार है, बांगर का लिखा है, ऊसर मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी और बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी है। तो सबसे पहले हम खादर मिट्टी की बात करते हैं। खादर का मतलब बोले तो ये डार्क वाली मिट्टी। तो खादर नवीन जलोढ़ कहा जाता है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो नवीन मिट्टी लाई जाती है वो, देखो कछारी, कछारी एरिया तो कहा ही जाता है, क्योंकि यहीं पर ये कछारी एरिया होता है। दोमट मिट्टी है, बिल्कुल है दोमट। मटियार भी बोलते हैं, सिल्ट बलुआ। अब बताओ सिल्ट किसके पास में होगी? इस एरिया में सिल्ट ज्यादा होगी कि यहाँ पे? यहाँ पे इस एरिया में ज्यादा होगी, इसी वजह से इसको बोलते हैं सिल्ट बलुआ बोलते हैं, राइट। तो ऐसा सिल्ट बलुआ कौन सी हमारी है? खादर, क्योंकि साथ नदी के किनारे पर सिल्ट हमें देखने को मिलती है। बांगर को तो हम पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, ठीक है। ऊपर हार अभी हमने देखा था, उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग में बोला जाता है। इसके अलावा दोमट, हाँ ये भी देखो दोमट, मटियार, मटियार बोला जाता है खादर को, ठीक है, क्योंकि ये मटियार है। और दोमट अकेले बोला जाता है किसको? बांगर को। मटियार, बलुई, दोमट ये बोला जाता है किसको? बांगर को। इनमें से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखो बस सिल्ट बलुआ, सिल्ट वाला खादर का है, ठीक है। ऊसर भूमि का मतलब ये हो जाता है जहां पे लवण ज्यादा हो या फिर क्षार ज्यादा हो, ऊसर भूमि को हम क्या क्या कहते हैं? देखो ऊसर भूमि का मतलब ये कि ये उपजाऊ नहीं है, सीधी सी बात ये है। अब उपजाऊ वो दो कारण से नहीं हो सकती, या तो उसमें लवण की अधिकता ज्यादा अधिकता है, या फिर उसमें क्षार की अधिकता है। लवण का मतलब ये है कि यहाँ पर नमक ज्यादा है, ठीक है ना, नमक, जहां पर नमक ज्यादा होगा वो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अब नमक किस एरिया में ज्यादा होगा? सीधी सी बात ये है कि जिस एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी, तो जमीन के अंदर की जो नमी है वो तो भाप के रूप में ऊपर उड़ जाती है, और जमीन के जो तत्व होते हैं वो एकदम ऊपर की सतह से आकर वो भी चले जाते हैं। तो एवोपोरेशन का रेट इस एरिया में ज्यादा हाई हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर ऊपरी परत पे नमक आ जाता है, ठीक है, राइट। तो अब गर्मी कहाँ पे ज्यादा पड़ेगी? तो बताओ बुंदेल, अब मुझे भैया बताओ, जो गर्मी है वो कहाँ पर ज्यादा पड़ेगी? बुंदेलखंड के इलाके में ज्यादा पड़ेगी या तराई के इलाके में? इस वाले एरियाज में ज्यादा पड़ेगी गर्मी या फिर इस वाले एरिया में? तो ऑब्वियसली सी बात है इस वाले एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि एरिया यहाँ पे नदियों की वजह से ठंडक का माहौल रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो ऊसर मिट्टी है वो आपको इस एरिया में ज्यादा मिलेगी, राइट, ओके। हाँ, ऊसर का एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप ज्यादा पानी देते हैं, लाइक बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है, तो पानी में तो हमें पता है क्या होता है, नमक तो होता ही है, NaCl होता है, तो वो ऊपरी परत में जम जाता है, इस वजह से ये इस प्रकार से मिट्टी भी ऊसर हो सकती है। हाँ, तो ऊसर मिट्टी को हम बोलते हैं रेह। बंजर तो हो ही गई है, रेह भी बोलते हैं, फिर कल्लर। अब याद ये रखना कि एग्जाम में वो आपको कलर मिट्टी देगा, बोले कलर मिट्टी का पहचान किस प्रकार की मिट्टी से करी जाती है, और हम लिख उसमें टिक कर देंगे तुरंत कलर को, काली मृदा। लेकिन कलर मैंने इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया है कि कलर मिट्टी काली मिट्टी के अंतर्गत नहीं आता, जबकि कलर एक प्रकार की ऊसर मिट्टी है। बलुई मिट्टी के ऊंचे ऊंचे जो टीले बन जाते हैं गंगा यमुना के प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ पर जब बालू नदी बहती है तो बहुत बड़े बड़े से ऐसे टीले बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े से, उन टीलों को हम कहते हैं क्या? भूड। ये गंगा यमुना प्लेन्स के टीले होते हैं, बलुई। इसके अलावा जब
काली मृदा की अगर हम बात करें तो काली मृदा को हम रेगुड़ भी बोलते हैं, करेल भी बोलते हैं और कपासी मृदा भी बोलते हैं, जहाँ पे कपासी खेती अच्छी होती है। लाइक बुंदेलखंड का जो रीजन है, यहाँ पर पहले ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता था, अगर आपको नहीं है पता। और कॉटन के अलावा यहाँ पर नील का प्रोडक्शन भी होता था। फिर जब नील के लिए भी खेती उपयुक्त नहीं हो रह पाई, तो फिर यहाँ पर अब गन्ने का प्रोडक्शन होता है। बट अब यहाँ के लोग, लाइक जो डिस्ट्रिक्ट जालौन के अंदर है, यहाँ पे लोग अब गन्ना का उत्पादन अपना कम करके अदर क्रॉप्स की तरफ डाइवर्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको या तो फसल उतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है, बिकॉज न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स वहाँ पे, लाइक जो गन्ना की नई नई किस्में वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करी गई हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये कि यहाँ पे गन्ना जो किसान है उनको उचित यहाँ पे फसल का जो दाम है वो नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सरकारी मिल है नहीं है। अब बड़ा बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ का मतलब सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में कैसी मिट्टी होगी, राकड़ मिट्टी होगी। ठीक है। और जो राकड़ मिट्टी है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, प्लेट्यूस एरिया में है। इसके अलावा आप देखो, लाल मृदा बताया था ललितपुर के एरिया से मिलता है। पड़वा मिट्टी भी होती है। पड़वा का मतलब होता है, देखो, परवा। वैसे इसको लोकल लैंग्वेज में पड़वा बोलते हैं, लेकिन ये होता है परवा। तो इसमें देखो, इसमें वर्ड ही आ रहा ना, रवा। रवा का मतलब होता है थोड़ी दानेदार मिट्टी होती है। माड़, माड़ को बोलते हैं मार। ये काली मिट्टी का एक प्रकार है, माड़। ठीक है। एक्चुअल में काली मिट्टी का जो अपना लास्ट फेस है उसी को हम बोलते हैं मार। ठीक है। और राकड़ तो हमने पता कर ली, और मृदा भी हो गई है। इसके अलावा भोटा, भोटा जो है वो बिंद क्षेत्र की मिट्टी है। ठीक है। तो अब जो भाभा से कुछ हमारे पास कंफ्यूजनेबल नाम है, उधर उनको देखते हैं। भूड़ क्या है, गंगा यमुना प्लेन्स के जो टीले हैं उनको हम भूड़ बोलते हैं। भोटा विंध्या क्षेत्र की मिट्टी है। इसके अलावा हम अगर बात करें भाट, भाट कुशीनगर की मिट्टी होती है। ठीक है। भाट के अलावा माट, माट में चूना की अधिकता अधिक होती है। क्या होता है जिसमें, चूना। इसके अलावा माड़, माड़ या मार, तो ये हमने अभी बताया है। ये जनरली काली मिट्टी का जो लास्ट फेस है उसका एक प्रकार है बुंदेलखंड के रीजन में। और माड़ रिच होता है सियाल में, सिलिकॉन, आयरन और एल्यूमिनियम। भूड़ अभी बताया, गंगा यमुना प्लेन्स के टीले होते हैं। भोटा विंध्याचल में मिट्टी की। और ढूं क्या होता है, ढूं ये होता है कि नदी के किनारे जहां पर पानी भरा रहता है उस मिट्टी को हम ढूं बोलते हैं। ये मतलब खराब मिट्टी है, कोई उपयोगी नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप बात करें जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकार से हम देखते हैं, जो नदियों के द्वारा लाई जाती है। अगर यही जलोढ़ मिट्टी ऊपरी इलाका में तो उसको हम राढ़ बोलते हैं, लेकिन जब यही मैदानी इलाकों में आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं कांप। ठीक है। ऊपरी इलाका में इसको बोलते हैं राढ़, और निचले इलाका में उसको बोलते हैं कांप। तो ये थी उत्तर प्रदेश की सारी की सारी मिट्टियां। और इससे अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं है। बंजर और देखो भाट, जैसे मैंने क्या बोला था कुशीनगर, तो जो बंजर वगैरह मिट्टी होती है उसमें तो सीधी सी बात है मोटे अनाज ही पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप चंबल का एरिया, जो बुंदेलखंड के कुछ एरियाज है जैसे कि इटावा है, और कुछ एक एरिया आप देखोगे कालपी जालौन का एरिया है, जैसे कि इटावा, कालपी जो कि जालौन के एरियाज में है। इसके अलावा कुछ एरिया आगरा का भी, तो ये चंबल वाला इलाका है। तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार का मिट्टी अपरदन देखेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंथेसाइज किया है। जैसे आप पूरब की तरफ जाओगे तो वहाँ पे सीट इरोजन देखने को मिलता है। सीट मतलब है, पूरब में समतल है, तो समतल का मतलब होता है समतल से यहाँ पे मिट्टी ऐसी धारी रेखाएं रेखाएं बन के मिट्टी का कटाव होता है। और अगर आप पश्चिम में आओगे, पश्चिम का मतलब है ये वाला एरिया, जैसे कि ये वाला देखो, आगरा का एरिया ये बताया है, ये इटावा का, ये जालौन का। और यहाँ ये मध्य प्रदेश दिख रहा है। तो ये आप ये मान लो, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है आपका चंबल का इलाका। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ये जो रिवर आपको दिख रही है, यहाँ पे एक चंबल रिवर, ये देखो ये चंबल रिवर बह रही है, ये जो चंबल का इलाका है। तो ये चंबल के इलाके में ही इस प्रकार की आप देखोगे, तो जो गली एंड इरोजन होता है वो आपको चंबल के इलाके में देखने को मिलेगा, ये गली इरोजन। ठीक है। तो पूरब में होता है सीट इरोजन, यहाँ पे होता है गली इरोजन, और साउथ में होता है रिल इरोजन। ये इरोजन के तीन प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार है, राइट। यहाँ पर अगर आप देख लोगे थोड़ा सा, देखो उत्तर प्रदेश की अगर हम पूरब की बात करेंगे, उत्तर पूरब की बात करें, तो यहाँ पे रेनफॉल हाई होती है। तराई का इलाका, जब रेनफॉल हाई होगी तो मिट्टी के परत से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, तो ये मिट्टी कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। जबकि अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे जो प्लेट्यू रीजन है, हाई टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो अल्कलाइन यानी कि क्षारीय मिट्टी हो जाती है। और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है, एक तरफ गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो दूसरी तरफ क्या है, हाई रेनफॉल होती है। दैट्स इट। थोड़ी सी हम चर्चा ये कर सकते हैं, जो टर्सरी मिट्टी है, जो टर्सरी एज यानी कि ये वही एज है जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तो उस प्रकार की मिट्टी आपको शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब सीधी सी बात है, जब शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र है तो टर्सरी मिट्टी यानी कि यहाँ पर चाय का उत्पादन
होता है। हालांकि यही मिट्टी जब आगे एक्सटेंड करोगे दार्जिलिंग के इलाके में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी वर्षा की बात कर लेते हैं। भारत की बंजर भूमि 2019 की स्टेटस क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। कि सबसे ज़्यादा जो हरदोई जिले में 79.25 वर्ग किलोमीटर तथा कानपुर देहात में 72.9 किलोमीटर बंजर भूमि में कमी। ये तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, सर्वाधिक अगर हम करें बंजर भूमि की बात तो वो कहाँ पे है, झांसी जिले की बात है, ठीक है, बुंदेलखंड का एरिया है। और इसके पश्चात है आगरा। तो आगरा भी क्यों, तो आगरा में भी अब ये आगरा में अधिक ये भूमि अपरदन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो जो मैंने बताया था ना, जो गली एंड रेवाइन इरोजन जो है उसकी रीजन है, चंबल की रीजन का जो इरोजन है उसकी वजह से, ठीक है। दूसरी बात है कि प्रदेश में अगर हम बात करें कि सबसे लवणीय, लवणीय का मतलब है नमक वाली जहाँ पे क्षारीय है, वो भूमि कहाँ पर है, तो आप वो बोलेंगे हम रायबरेली। ऐसा क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा है वो रायबरेली में ही होती है। जब वर्षा कम होगी तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो वाष्पीकरण की दर है वो ऊपर चली जाएगी, मतलब हाई हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्षा कम होगी तो जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो फिर यहाँ पे मिट्टी कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी।